एक ऐसी शख्सियत से जो राजस्थान की राजनीति में बाजीगर की भूमिका में है। सन 2018 के विधानसभा चुनाव में 57 सीटों पर चुनाव लड़ा, लगभग 20 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। उसके बावजूद कोई भी राजनीतिक पार्टी इन्हें हल्के में नहीं ले रही है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति से निकला हुआ ऐसा छात्र नेता जो आगे चलकर अपनी पार्टी बनाएगा और राष्ट्रीय पार्टियों को टक्कर देगा। राजस्थान की राजनीति में ऐसा किसी ने सोचा नहीं होगा। नाम है हनुमान बेनीवाल। अगर बात शुरुआत से की जाए तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में देश की अन्य यूनिवर्सिटियों की तरह 12वीं क्लास में मिले प्रतिशत अंकों के आधार पर एडमिशन होता था। गांव में पढ़ने वाले छात्रों के पास शहरों की तरह बेहतर संसाधन नहीं होते थे। ऐसे में गांव के स्कूल से पढ़कर आने वाले छात्र मेरिट में मात खा जाते थे। हनुमान बेनीवाल यूनिवर्सिटी चुनाव के दौरान गांव से आने वाले छात्रों के दाखिले के वक्त 5% अतिरिक्त अंक की मांग कर रहे थे। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने इस मुद्दे पर आंदोलन छेड़ दिया। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र और प्रशासन एक बार फिर से आमने सामने थे। उस समय राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्रों और पुलिस के बीच जंग का मैदान बनी हुई थी। छात्रों का यह मुद्दा विधानसभा में बहस की वजह बन गया। उस समय राजस्थान में भैरों सिंह शेखावत के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार थी। सत्ता पक्ष के पास 58 विधायकों ने सदन में हनुमान बेनीवाल की गिरफ्तारी की मांग की थी। नतीजतन उन्हें राजस्थान यूनिवर्सिटी में धरना देते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। वो कुल 8 दिन जेल में रहे और बाहर छात्र सरकार के खिलाफ मोर्चा बांधकर बैठे हुए थे। आखिरकार छात्रों का प्रचंड आंदोलन देखकर छात्रों की मांगे मान ली गई। 5% बोनस अंक मिलने की वजह से अगले सत्र में गांव से आने वाले 8000 छात्रों का एडमिशन राजस्थान यूनिवर्सिटी में संभव हुआ। इस प्रकार हनुमान बेनीवाल का छात्र जीवन से राजनीति जीवन में परिचय होता है। यह बात उस समय की है जब हनुमान बेनीवाल के पिता रामदेव बेनीवाल 1990 और 1993 का विधानसभा चुनाव हार चुके थे। राजस्थान में वो जिस जनता दल का झंडा ढो रहे थे, 1991 में चंद्रशेखर की सरकार गिरने के बाद कई टुकड़ों में टूट चुकी थी वो पार्टी। इस कठिन समय में उनका साथ दिया भैरों सिंह शेखावत ने। वही भैरों सिंह शेखावत जिनके खिलाफ हनुमान बेनीवाल जयपुर में छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। रामदेव बेनीवाल और शेखावत का परिचय जनता पार्टी के समय से था। शेखावत के कहने पर ही रामदेव बीजेपी में आए थे। सन 1998 का विधानसभा चुनाव उनकी सियासत की अग्नि परीक्षा रही। इस चुनाव में हार का मतलब था उनकी सियासी पारी का अंत हो जाना। हनुमान बेनीवाल के पिता रामदेव बेनीवाल बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर इस सीट से नामांकन भर चुके थे। 8 दिसंबर सन 1998 को सूबे के चुनाव हुए और चुनाव में जनसंपर्क अभियान जोर शोर से जारी था। 12 नवंबर को अचानक खबर आई कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से रामदेव बेनीवाल का इंतकाल हो गया है। यह परिवार और पार्टी दोनों के लिए अप्रत्याशित था। पार्टी के आला लीडर बेनीवाल के घर पर पहुंचे। वहां तय हुआ कि रामदेव बेनीवाल की सियासी विरासत को हनुमान बेनीवाल आगे लेकर के जाएंगे। जरूरी क्रियाक्रम से फुर्सत पाकर हनुमान बेनीवाल ने अपने नामांकन के लिए निर्वाचन अधिकारी के पास पहुंचे। वहां जाकर उन्हें पता लगा कि उम्मीदवार के देहांत होने की स्थिति में हर राजनीतिक दल को 7 दिन के भीतर चुनाव आयोग को सूचना भेजनी होती है कि अब उसका नया उम्मीदवार कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह सूचना भेजने में देरी हो गई थी। ऐसे में उनका नामांकन नहीं हो सका। पिता की मौत के बाद उनका सियासी विरासत का छिनना उनके लिए दूसरा बड़ा धक्का था। ये कठिनाई और संघर्ष के दौर की शुरुआत थी जिसे 1 दशक लंबा चलना पड़ा। हनुमान बेनीवाल मूलतः नागौर के बरन गांव के रहने वाले हैं। सन 1959 से इस गांव की सरपंचाई उन्हीं के परिवार के पास है। बरन गांव में एक परंपरा है कि धुलंडी के दिन गांव के सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर पर इकट्ठा होते हैं। अगर गांव में किसी का भी झगड़ा चल रहा है तो उसी दिन एक जाजम पर बैठाकर झगड़ा सुलझा लिया जाता था। 10 मार्च 2001 के रोज इसी रिवायत के चलते ठाकुर जी के मंदिर पर लोग इकट्ठा हुए थे। गांव को सांसद कोटे से एक सामुदायिक भवन मिला हुआ था। सामुदायिक भवन बनवाने के लिए जमीन की दरकार थी। गांव में जमीन खाली नहीं होने की वजह से ठाकुर जी के मंदिर पर खाली पड़ी जमीन पर निर्माण कार्य करने की बात तय हुई। सामुदायिक भवन के लिए चिंतनीय जमीन जल्द विवाद का कारण बन गई। विवाद इतना बड़ा हुआ कि बात हाथापाई से होते हुए कत्ल केस की FIR तक पहुंच गई। इस मामले में लिखी गई FIR में गांव के सरपंच प्रहलाद बेनीवाल, उनके भाई हनुमान और नारायण बेनीवाल का नाम भी शामिल था। प्रहलाद को उसी दिन गांव से गिरफ्तार कर लिया गया जबकि हनुमान बेनीवाल घटना के तीसरे दिन पुलिस की गिरफ्त में थे। हनुमान बेनीवाल इस मामले में 28 दिन तक लगातार जेल में रहे। पहले पिता की मौत, फिर नामांकन का रद्द हो जाना और उसके बाद ये कत्ल का केस। बेनीवाल परिवार के लगभग सभी मर्द इस केस में जेल के भीतर थे। परेशानी की ऐसी श्रृंखला जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। इस कत्ल के फंद में फंसा परिवार किसी तरीके से बाहर निकलता है उससे पहले ही एक ट्रेजेडी और हो जाती है। हनुमान बेनीवाल के बड़े भाई प्रहलाद बेनीवाल ने दिल के दौरे की वजह से जेल में ही दम तोड़ दिया था। इस घटना ने परिवार को पूरी तरीके से तोड़ दिया। CRPC की 169 नंबर की धारा कहती है अगर मामले की तफ्तीश कर रहे पुलिस अधिकारी को यह लगता है कि गिरफ्तार किए गए शख्स के ऊपर कोई मामला नहीं बनता तो वो उसे छोड़ सकता है।
हनुमान बेनीवाल को सीआरपीसी की धारा 169 के आधार पर रिहा कर दिया गया। हनुमान बेनीवाल का दावा था कि वो घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं थे और पुलिस ने अपनी तफ्तीश में इस दावे को दुरुस्त पाया गया था। अब धीरे धीरे हनुमान बेनीवाल राजनीति में पैर पसारते जाते हैं। समय आता है 2003 का। हनुमान बेनीवाल को बीजेपी का टिकट नहीं मिला था, लिहाजा उन्होंने लोक दल का दामन थाम लिया था। अपने पिता की परंपरागत मुंडवा सीट से वो मैदान पर उतर गए। इस चुनाव में मुंडवा में मुकाबला बहुत दिलचस्प था। बीजेपी ने इस सीट से उषा पूनिया को मैदान में उतारा था। उषा पूनिया पूर्व विधायक गौरी पूनिया की बहू थी और इसी सीट पर कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहे थे हबीबुर रहमान, वही हबीबुर रहमान जिन्होंने 1990 और 93 के चुनाव में हनुमान बेनीवाल के पिता रामदेव बेनीवाल को चित किया था। इस त्रिकोणीय संघर्ष में हनुमान बेनीवाल ये मुकाबला 3303 वोटों से हार जाते हैं। 2003 के बाद चुनाव आता है 2008 का। 2008 के परिसीमन के बाद मुंडवा सीट खत्म कर दी गई थी। खिंवसर नाम से एक नई सीट अस्तित्व में आई थी। हनुमान बेनीवाल को 2008 के विधानसभा चुनाव में खिंवसर से बीजेपी से टिकट मिला था। कांग्रेस ने उनके सामने डॉक्टर सहदेव चौधरी को टिकट दी थी और बीएसपी के टिकट से लड़ रहे दुर्ग सिंह चौहान ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया था। इस मुकाबले में सफलता बेनीवाल की झोली में गिरी। इस चुनाव में हनुमान बेनीवाल के खाते में 58,000 के लगभग वोट आए और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी दुर्ग सिंह चौहान के 34,000 वोट हासिल हुए। कांग्रेस के सहदेव चौधरी महज 17,000 वोटों पर ही सिमट गए थे। लंबे वर्ष के संघर्ष के बाद आखिरकार हनुमान बेनीवाल विधायक बन चुके थे और अपने पिताजी की विरासत को आगे बढ़ाने लगे थे। इसके बाद एक और चुनाव आता है जहां पे हनुमान बेनीवाल की जीत होती है और इसके बाद आता है राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018, जहां पर हनुमान बेनीवाल किसी पार्टी से नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी के दम पर चुनाव मैदान पर उतरे और सभी राजनीतिक पार्टियों को बता दिया कि इतने संघर्ष के बाद निकला हुआ छात्र नेता किस तरीके से अपनी पार्टी बनाकर बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों से लोहा ले रहा है। अगर बात की जाए व्यक्तिगत परिचय की तो हनुमान बेनीवाल के पिताजी का नाम श्री रामदेव चौधरी था और माताजी का नाम श्री मोहनी देवी था। हनुमान बेनीवाल का जन्म 2 मार्च 1972 को हुआ था। हनुमान बेनीवाल ने कोऑपरेटिव डिप्लोमा और एलएलबी राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया है। हनुमान बेनीवाल की पत्नी का नाम श्रीमती कनिका बेनीवाल है। हनुमान बेनीवाल के एक पुत्री है जिनका नाम दिया बेनीवाल है, जो अक्सर उनके साथ राजनीतिक सभाओं में भी दिखाई दे जाती है। हनुमान बेनीवाल का एक पुत्र है जिनका नाम आशुतोष बेनीवाल है। राजस्थान के 70 वर्षों के इतिहास में अभी तक एक भी जाट मुख्यमंत्री का सपना पूरा नहीं हो पाया। हालांकि यहाँ अधिकतर जाट समुदाय ही बसता है। जातिवाद की राजनीति के बजाय संपूर्ण राजस्थान के अगड़े पिछड़े व किसानों की आवाज बनकर सामने आ रहे हनुमान बेनीवाल को राज्य में तीसरा मोर्चा बनाने का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। हनुमान बेनीवाल के पुराने साथी रहे किरोड़ी लाल मीणा द्वारा अचानक भाजपा का दामन थामने के बाद अब खिंवसर विधायक अकेले हैं। उनके साथ अगर कोई है तो वो है राजस्थान की जनता व युवा वर्ग। 7 दिसंबर 2016 को नागौर की हुई महारैली व 7 जनवरी 2018 को बाड़मेर की विशाल रैली तथा बीकानेर व अन्य स्थानों में लोगों का जनसैलाब देखकर राजस्थान की राजनीति का सियासी मूड आप भांप सकते हैं। अब देखना यह होगा कि राजस्थान में लोकसभा चुनावों में हनुमान बेनीवाल क्या कर पाते हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल के स्ट्रगल और संघर्ष को देखते हुए हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो यह थी बायोग्राफी राजस्थान यूनिवर्सिटी से निकले छात्र नेता हनुमान बेनीवाल की, जो राजस्थान की राजनीति का बाजीगर बन गया तमाम संघर्षों को झेलने के बावजूद। अगर आगे आप किसी की बायोग्राफी सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और ये बायोग्राफी आपको कैसे लगी हमें जरूर लिखें। धन्यवाद।